हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। सितंबर के थर्ड वीक का ये थर्ड वीडियो है और इस वीडियो के लिए हमने कुछ टॉपिक्स लिए हैं जो कि इस तरीके से हैं। बुराक टेक्निक पहला, देन ये एक वेदर फोरकास्टिंग टेक्निक है, राइट। देन द सेकंड इज़ किर्गिस्तान ताजिकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था तो इसको हम देखेंगे। देन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। देन अम्बेडकर सर्किट, जो आप जानते हैं अम्बेडकर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है उसको ट्रेन से जोड़े जाने की बात चल रही है। देन UNSC 1267 इज़ अ रेजोल्यूशन, राइट, टू फाइट तालिबान, और इसके एग्ज़ाम में आने की काफ़ी हाई चांसेस हैं। लॉन्ग रेंज रेडियो, ये एक फाइनेंशियल सेक्टर के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ है, वो हम देखेंगे आगे वीडियोस में। देन वोस्त्रो एंड नोस्त्रो अकाउंट, यहाँ पे नोस्त्रो भी ऐड कर लेते हैं। वोस्त्रो एंड नोस्त्रो अकाउंट्स जो कि रशिया एंड इंडिया से रिलेटेड है। देन एवलांच मॉनिटरिंग रडार जो कि सिक्किम में इंस्टॉल किया गया है, राइट। तो इन सारे टॉपिक्स को हम देखते हैं। फर्स्ट इज़ बुराक टेक्निक है जो कि एक वेदर फोरकास्टिंग टेक्निक है, राइट। फोरकास्टिंग वेदर, इसको एक अमेरिकन मेट्रोलॉजिस्ट ने दिया था ये टेक्निक, जो कि अभी रिसेंटली उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये बुराक टेक्निक करता क्या है, ये इसके बारे में हमें सिर्फ इतना जानना है कि ये वेदर फोरकास्टिंग करता है। उसके अंदर जो टाइफून्स होंगे, साइक्लोन्स होंगे, उसको ये पहले ही बता देगा, तो उससे जो नुकसान होने वाला है उसको हम कम कर सकते हैं। इसके बारे में बस इतना ही जानना है, इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं। देन द सेकेंड इज़ सॉरी किर्गिस्तान ताजिकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, राइट। तो ये एक्चुअली अभी हो रहा है, पर ये इसकी एक हिस्ट्री है पीछे, राइट। हिस्ट्री ये है कि ये सारी कंट्रीज़ जो हैं, आप इसको अगर मैप पे देखें, ये सारे कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, 1 2 3 4 5, ये 5 कंट्रीज़ जो हैं राइट, ये कहीं जाती है मिडल ईस्ट, सॉरी नॉट मिडल, सेंट्रल एशिया, आई एम रियली सॉरी। ये 5 कंट्रीज़ जो हैं इनको सेंट्रल एशिया कहते हैं। ये सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ हैं, 5 कंट्रीज़ हैं। कजाकिस्तान के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। इसकी बाउंड्री कैस्पियन सी से मिलती है, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। कैस्पियन सी की बाउंड्री और भी मिलती है तुर्कमेनिस्तान से और उज्बेकिस्तान से, एंड अजरबैजान यहाँ पे है, तो इससे भी इसकी जो बाउंड्री है वो मिलती है, राइट। देन हमें अब देखना है कि आखिर इनकी हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री ऐसी है कि ये सारी जो सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, ये पांचों, ये सारे USSR के मेंबर्स थे, ठीक है। बट 1991 में जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, टूट जाता है USSR, तो ये पांचों कंट्रीज़ जो है वो फ्री हो जाती हैं। यूगोस्लाविया भी उसमें एक था, और भी कई सारी कंट्रीज़ है, पर ये सेंट्रल एशिया की 5 कंट्रीज़ है जो फ्री हो जाती हैं। जब इनको फ्रीडम मिलती है, फिर इनकी अपनी गवर्नमेंट हो जाती है। और इसके पहले भी हमने इसके पिछले वाले वीडियो में देखा है कि इनके किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान के बारे में, कि वहाँ पे कैसे जो वहाँ की जो कलर रिवोल्यूशन की हम बात कर रहे थे, कि वहाँ पे जो एंटी रिजीम मूवमेंट है, कलर रिवोल्यूशन, वो भी हमने इसके कॉन्टेक्स्ट में बात की थी कि जैसे ये कंट्रीज़ वहाँ से USSR से बाहर निकले तो एंटी रिजीम मूवमेंट स्टार्ट हुआ। एंटी रिजीम मूवमेंट होने का मतलब होता है कि पब्लिक जो है वो जो सरकार बैठी है पावर में उसके अगेंस्ट है, उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। एंड सोशलिस्ट कंट्रीज़ की जो बात आती है, तो ज़्यादा मतलब मोस्टली देखा गया है कि सोशलिस्ट कंट्रीज़ जो हैं वो डिक्टेटरशिप फॉलो करती हैं, जैसे चाइना हो गया, रशिया में जो पहले था, या अभी भी, मतलब वहाँ पे जो इलेक्शन वगैरह की जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, राइट। ये सोशलिस्ट कंट्रीज़ की जो कहते हैं कि सोशलिज्म इज़ बेस्ड ऑन इक्वालिटी। पर जो लोग, अगर आप लोगों में से किसी ने अगर एनिमल फार्म पढ़ी हो, एनिमल फार्म इज़ ए वंडरफुल नॉवल, ठीक है ना। जॉर्ज ऑरवेल इसको लिखे हैं, ठीक है। जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है, और ये सिर्फ सोशलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया गया है, और इसमें कहते हैं कि वी ऑल आर इक्वल, ठीक है। सोशलिज्म इक्वालिटी की बात करता है, वी ऑल आर इक्वल बट सम पीपल आर मोर इक्वल दैन अदर्स, राइट। तो यही है कि जो सम पीपल जो मोर इक्वल हो जाते हैं वही फिर डिक्टेटरशिप चलाते हैं बाकी पब्लिक पे। तो ये फाइनली डिक्टेटरशिप का ही एक दूसरा नाम है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है। तो ये फाइनली जो हम कलर रेवोल्यूशन पे बात कर रहे थे वो यही था कि यहाँ पे इन सारी कंट्रीज़ में जो है कलर रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, जो कि एंटी रिजीम होता है। तो यहाँ पे अब इन पे लड़ाई इसलिए चल रही है क्योंकि इनके बीच के जो करंट क्लैशेस हैं आर रिप्लेइंग ओल्ड एंड पोस्ट सोवियत एरा लेगेसीज।
द बॉर्डर ऑफ द टू रिपब्लिक्स वर डिमार्केटेड अंडर जोसेफ स्टालिन्स लीडरशिप, कॉमन राइट्स ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज। अब यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की जो बात है, जैसे ही कंट्रीज़ डिवाइड हो गई तो फिर नेचुरल रिसोर्सेज के लिए वहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हो गई, और वही फिर चलते रहती है, अलग अलग फॉर्म में वो लड़ाई चलते रहती है, राइट। द हिस्टोरिकली द किर्गिक and Tajik population enjoyed more common rights over natural resources. The creation of Soviet Union saw the large-scale redistribution of livestock to collective and state farms, which upset the existing status quo. Okay. तो यहाँ भी हमने जस्ट देखा कि जो क्लैशेस हो रही हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, वो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए हो रही हैं, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ही ये लोग सोवियत एरा से बाहर, क्योंकि सोवियत टाइम में सोशलिज्म क्या है, स्टेट इकोनॉमी की बात करता है, और जितने भी रिसोर्सेज वो स्टेट की रिसोर्सेज हो जाते हैं, कोई पब्लिक ओनरशिप नहीं होता सोशलिज्म के अंदर, राइट। तो वहाँ पे जैसे ये कंट्रीज़ बाहर आई, अब वहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी की बात होने लगी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात होने लगी, अब लोग उस जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी एक हिस्सा होंगी, प्लस जो कंट्रीज़ थी उनके बीच में जो बाउंड्री होने की वजह से अब वो कंट्रीज़ आपस में नेचुरल रिसोर्सेज के लिए फ़ाइट करने लगी, और वही फ़ाइट तब से चला आ रहा है, और अभी वो हर मतलब थोड़े दिनों के बाद ये एक दूसरे से लड़ते रहते हैं फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। अब हमने देख लिया कि ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में क्यों लड़ाई हो रही है। देन अब हम आते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स जो है वो एक बहुत ही रिसोर्सफुल एंड हाई फाइबर हाई प्रोटीन एक ग्रेन है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन को काफ़ी ऐसा कह सकते हैं कि विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, ये इसको ग्रो किया जा सकता है, इसकी कल्टीवेशन की जा सकती है। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही उस टाइप की मिट्टी में भी इसको कल्टीवेट किया जा सकता है जहाँ जिस मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो काफ़ी कम है, लो रेनफॉल चाहिए इसको, लो फर्टिलिटी वाली मिट्टी से भी ये इसकी कल्टीवेशन की जा सकती है। तो आने वाले टाइम में जैसे हम क्लाइमेट चेंज की वजह से देख रहे हैं और सॉइल डिग्रेडेशन की वजह से हम देख रहे हैं, डेजर्टिफिकेशन हो रही है, इन सब की वजह से हम देख रहे हैं कि कैसे हमारे पास जो एग्रीकल्चरल लैंड है, और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो कम हो रहा है हमारे पास। तो पॉपुलेशन एक तो ऊपर जा रही है, ठीक है ना, और सी लेवल भी राइज हो रहा है। तो जैसे सी लेवल राइज होगा तो जो कोस्टल एरिया है वो डूब जाएंगे, तो वो हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन कम होगी। तो उस केस में, और चेंजिंग क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कभी साइक्लोन आ जाता है, कभी फ्लड आ जाता है, और कभी ड्राउट हो जाता है, तो स्पेशली ड्राउट के केस में ये एक ऐसा क्रॉप है मिलेट्स। मिलेट्स एक्चुअली एक ग्रुप है कई सारे क्रॉप्स का, या ग्रेन कह लीजिए, तो उन सब का ग्रुप को मिलेट्स कहते हैं। और ये ऐसी खेती है जिसको ड्राउट के केस में भी सर्वाइव कर जाएगा, राइट। तो उस केस में मिलेट को सपोर्ट करना एंड प्रमोट करना इज़ द नीड ऑफ द फ्यूचर, है ना। ग्रोइंग पॉपुलेशन को फीड करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है 2023 में मनाया जा रहा है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आना काफ़ी लाजमी है, इनेविटेबल है ऐसा कहना चाहिए, राइट। तो अब हम देखते हैं कि मिलेट्स के बारे में और क्या क्या बातें की जा सकती है। और ये सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये जो प्रपोजल दिया गया है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया गया है 2018 में, और अब जाके ये 2023 में मनाया जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, राइट। इस पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, और आगे भी आने के चांसेस काफ़ी अच्छे खासे चांस है, क्योंकि 23 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया जाएगा। देन अब हम देखते हैं कि आखिर कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इसके ये इंडिया के अंदर इतने सारे मिलेट्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप्स ऑफ मिलेट्स इंडिया के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, और इतने सारे स्टेट्स हैं। आप देख लीजिए, सदर्न स्टेट्स में काफ़ी डेंसिटी दिख रही है, तो सदर्न स्टेट में हम कह सकते हैं कि मिलेट्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम देखते हैं कि मिलेट्स है क्या, तो मिलेट्स इज़ अ कलेक्टिव टर्म रेफरिंग टू ए नंबर ऑफ स्मॉल सीडेड एनुअल grasses that are cultivated as a grain crop। अब जैसे बाजरा तो सबने सुना होगा, बाजरे की रोटी बहुत सारे लोग खाए भी होंगे, तो बाजरा, रागी, ज्वार बाजरा तो मैंने भी खाया है इसलिए आई नो। तो उसको सोरगम कहते हैं, फिंगर मिलेट कहते हैं रागी को, एंड बाजरा को पर्ल मिलेट कहते हैं। समा ये भी हमने इसके समा कौनी भी कहते हैं, गांव में, मेरे गांव में कहते थे कौनी, पता नहीं कौनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। पर ये सारे जो है एक कोर्स ग्रेन है जिसके प्रोडक्शन में बहुत ही कम खर्चा आता है, लेस वाटर चाहिए उसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, कल्टीवेशन के लिए।
राइट। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं और ईजिली इसको कल्टीवेट किया जा सकता है। इंडिया जो है, अगर हम इसके देखें पॉपुलेशन के बारे में, या फिर सॉरी कि कौन सी कंट्री इसको ग्रो करती है ज़्यादा, कौन सी कंट्री का शेयर है ज़्यादा, तो उसमें इंडिया सबसे बड़ा है। ठीक है, इंडिया जो है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड। अराउंड 20%, इट अकाउंट फॉर 20% ग्लोबल प्रोडक्शन का 20%, और एशिया का 80% प्रोडक्शन मिलेट का इंडिया में होता है। और दूसरे कंट्रीज़ जैसे इंडिया हो गई, नाइजीरिया और चाइना, ये 3 कंट्री सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर है, और तीनों कंट्री मिलकर मोर देन 55% ये ग्रो करते हैं इन द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे जितना प्रोडक्शन है उसका मोर देन हाफ 3 कंट्रीज़ ही करती हैं, इंडिया, नाइजीरिया एंड चाइना, राइट। ये है। अफ्रीका में काफ़ी मिलेट होती है, और एशिया में भी, इसमें आई थिंक यहाँ पे होगा, ओके। तो एशिया एंड अफ्रीका में मिलेट का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो और यहाँ पे एक चीज़ और मैं जस्ट मेंशन कर दूँ कि अर्लीस्ट, मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी मिलेट्स के हमें प्रूफ मिले हैं। मतलब मिलेट्स जो है वो काफ़ी टाइम से इंडिया में ग्रो की जा रही है, मोर देन 3000 ईयर्स, है ना। क्योंकि अराउंड 2500 BC में तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ही थी, और 2000 साल तो इधर ही हो गए हैं क्योंकि हम 2022 में हैं। तो आप समझ लीजिए कि अराउंड 5000 ईयर्स पहले भी मिलेट्स की खेती की जाती थी इंडिया में, और या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम ऐसा कह सकते हैं, राइट। देन अम्बेडकर सर्किट पे आते हैं। अम्बेडकर सर्किट, अम्बेडकर के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अम्बेडकर कौन थे। तो ही इज़ अ वेरी रिनाउंड पर्सन, ही इज़ अ वेरी रिनाउंड पर्सन, आई शुड से। तो यहाँ पे इनके 4 जगह हैं ऐसे जिनसे इनको जोड़ा जा रहा है, उन सारे चारों जगहों को जोड़ा जा रहा है, और ऐसा कह सकते हैं कि वो एक टूरिज़्म के लिए इसको प्रमोट किया जाएगा। जन्मभूमि सबसे पहले मऊ जो है बर्थ प्लेस, ये एमपी में है, तो मऊ में इनका बर्थ प्लेस है, एमपी में, तो ये पहला हो गया। दूसरा जो ये, तो यहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। चैत्य भूमि जो मुंबई में है, वो यहाँ पे क्रिमेशन किया गया था इनका। दीक्षा भूमि जहाँ इनकी पढ़ाई हुई थी, इम्ब्रेस्ड वेयर ही इम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म, दीक्षा भूमि जहाँ पे इन्होंने बुद्धिज़्म को इम्ब्रेस किया। एंड महापरिनिर्वाणा जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये सारे प्लेसेस को जोड़ा जा रहा है एक दूसरे से, और ये एक टूरिज़्म के लिए टूरिज़्म प्रमोट करेगा, राइट। तो ये एक्चुअली हमें पता होना चाहिए कि अगर हो सकता है कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा पूछ ले कि इन सारे प्लेसेस को उसके इम्पोर्टेंस से मैच कराइए, राइट। तो मऊ से अम्बेडकर का बर्थ प्लेस है। महाराष्ट्र में जो नागपुर है, ये सारे मऊ एंड महाराष्ट्र एंड दिल्ली में भी एक प्लेस है। तो 2 महाराष्ट्र में है, एक दिल्ली में है और एक मध्य प्रदेश में है। तो नागपुर में इन्होंने, महाराष्ट्र के नागपुर में बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे। दिल्ली में इनकी रेसिडेंस थी जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई है, रेसिडेंस वेयर ही लिव्ड ड्यूरिंग हिज लास्ट ईयर्स। अच्छा, मृत्यु नहीं, वहाँ पे ये लास्ट ईयर्स में कुछ अपने जीवन के अंतिम काल में वहाँ पे रहे थे। उसके बाद महाराष्ट्र के दादर में हिज बॉडी वाज क्रीमेटेड। तो ये सारी प्लेसेस हैं जिनको ये एज ए सर्किट इनको प्रमोट किया जाएगा फॉर टूरिज़्म। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ये काम करेगी अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम। तो ये भी आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो जानने की ज़रूरत है और याद रखने की ज़रूरत है। देन कम्स UNSC 1267। तो यूएनएससी तो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और जैसे यूएन की बात आए तो आप इसको जस्ट ऐसे समझ सकते हैं कि यूएन इज़ वर्ल्ड पार्लियामेंट, ठीक है ना। अब ग्लोबल लेवल पे कोई डिसीजन लेना है तो हमें यूएन के पास ही जाना पड़ेगा, और यूएनएससी जो है एक एग्जीक्यूटिव है एक तरह के, हम समझ सकते हैं यूएन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल। और ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होती है वो यूएनएससी के अंदर ली जाती है। पर आप देखिए कि अगर इसको हम वर्ल्ड पार्लियामेंट कहते भी हैं, पर एट द सेम टाइम इंडिया जो है, जो रिसेंट जो हमारे पास जो डेटा है पॉपुलेशन का, उसके हिसाब से इंडिया 2023 में वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री हो जाएगी। पर इंडिया को यूएनएससी में स्टिल कोई परमानेंट सीट नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि वर्ल्ड पार्लियामेंट तो हम कह सकते हैं यूएन को, पर इंडिया को अभी तक यूएनएससी में कोई परमानेंट सीट नहीं दी गई है। तो ये एक अपने आप में एक आयरनी है, ठीक है। अब 1267 जो रेजोल्यूशन है वो किस लिए है, तो ये इसमें अलकायदा के जो टेररिस्ट है साजिद मीर, इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए इंडिया ने रेजोल्यूशन दिया। इंडिया ने ऐसे रिक्वेस्ट किया था कि वहाँ पे इंडिया की डिमांड थी वो कि ग्लोबल टेररिस्ट इसको घोषित किया जाए। अब ग्लोबल टेररिस्ट अगर घोषित हो जाता है तो क्या फ़र्क होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हेन अ पर्सन इज़ डिक्लेयर्ड एज ए ग्लोबल टेररिस्ट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। तो उसकी एसेट्स जो होती है वो फ्रीज़ कर ली जाती है, ट्रेवल बैन हो जाता है, कोई भी फ़्लाइट वाली जो कोई भी एयरलाइन कंपनी होगी वो उसको ट्रैवल नहीं कराएगी, और आर्म्स एम्बार्गो, अब कोई आर्म्स नहीं खरीद सकता वो।
तो ये सारे सैंक्शंस उस पर लगाए जाते हैं, जो कि आई थिंक इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। उसके बाद ये जो कमेटी है वो 1999 में बनाई गई थी यूएनएससी के द्वारा 1267 तालिबान को फाइट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको फाइट करने के लिए ये बनाई गई थी। और जब भी किसी भी टेररिस्ट से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा तो वो यूएनएससी 1267 में ही जाएगा, वही उसके साथ डील करेगी, राइट। देन नेक्स्ट है एक लॉन्ग रेंज रेडियो, LORA, लॉन्ग रेंज रेडियो, ठीक है। तो ये इसका काम क्या है कि अभी तक जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है जो बैंक्स करते हैं रिमोट एरियाज़ में, जैसे गांव में, तो वो थर्ड पार्टी या फिर कोई फाइबर का जो कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन, थर्ड पार्टी मतलब सैटेलाइट या फिर जो फाइबर कनेक्शन है, उससे ये लोग ट्रांजैक्शन करवाते हैं। पर उससे दिक्कत क्या होती है कि बहुत बार ट्रांजैक्शन फंस जाती है, क्योंकि इंटरनेट नहीं होता या फिर सर्वर डाउन होता है। अक्सर बैंक में जाओ गांव में तो ये बोल देंगे कि सर्वर डाउन है और काम नहीं होता रहता है। उसको ये डील कर देगा लॉन्ग रेंज रेडियो, ठीक है। ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा रिमोट एरियाज़ में, और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो ईजिली हो जाएगा, राइट। अब हम समझते हैं कि देखते हैं कि व्हाट इज़ LORA, लॉन्ग रेंज रेडियो। तो ये टेक्नोलॉजी है जो वायरलेस मॉड्यूलेशन टेक्निक पे काम करती है और लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन करवाएगी, राइट। उसके बाद ये इसके पास डेडिकेटेड रेडियोज़ होंगे जो मतलब इनका अपना ट्रांसमीटर एंड रिसेप्शन के लिए ट्रांसमीटर एंड ट्रांसपॉन्डर होगा। तो इसकी वजह से इंटरफेरेंस कम होगा, इंटरफेरेंस कम करा देगा, क्योंकि अगर हम सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करवाते हैं तो हमारे को इंटरफेरेंस होती है। पर इसके पास खुद के ट्रांसपॉन्डर एंड रिसीवर्स होंगे, तो ये इंटरफेरेंस कम हो जाएगा। उसकी वजह से हमारी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी इजी हो जाएगी, और इसके लिए बैंकों को दूसरे थर्ड पार्टी पे जो रिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो और ये सस्ता भी है, 20% चीपर दैन ऑलमोस्ट नो मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये चीपर भी है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं है, तो ऑब्वियसली इससे काफ़ी फ़ायदा होगा हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को। देन वोस्त्रो एंड नोस्त्रो अकाउंट की अगर हम बात करें, तो अभी आप जानते हैं रशिया यूक्रेन की जो वार हुई थी, हुई नहीं है, मतलब हुई थी नहीं, मतलब अभी चली रही है। तो इसके जब रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन को, तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने रशिया पे सैंक्शन लगा दिया था, ठीक है ना। इसको स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया था। स्विफ्ट मतलब है कि सॉरी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए स्विफ्ट यूज़ करते हैं। जैसे इंडिया में हम क्या करते हैं, UPI यूज़ करते हैं। ये आप ऐसे समझ लो कि ग्लोबल लेवल पे एक तरह का UPI है, ठीक है ना। UPI के अंदर क्या है, आप स्कैन करो, अपना पासवर्ड डालो, एंड मनी इज़ ट्रांसफर्ड। स्विफ्ट में भी ऐसे ही है। सपोज़ मुझे रशिया के साथ, सपोज़ मैं एक गवर्नमेंट हूँ इंडिया की, और मुझे रशिया के साथ कुछ तेल खरीदना है, सपोज़ मुझे उसको पैसे भेजने हैं, तो या फिर मुझे वहाँ के किसी भी बैंक में पैसा भेजना है इंडिया से सपोज़, तो मैं क्या करूँगा, पहले उस बैंक से रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे एक स्विफ्ट कोड भेजो, और स्विफ्ट कोड जैसे भेजेंगे फिर मैं यहाँ से मनी ट्रांसफ़र कर पाऊँगा। ये है स्विफ्ट, ठीक है ना। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए हमें स्विफ्ट कोड लगता है, पर इसको रशिया को स्विफ्ट कोड से बाहर कर दिया, स्विफ्ट फैसिलिटी से बाहर कर दिया था इस वॉर के कॉन्टेक्स्ट में। और जो 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 बैंक अकाउंट्स थे रशिया के US में, स्विफ्ट एक्चुअली इसका जो बैंक अकाउंट है वो क्योंकि जितने भी डॉलर में ट्रांजैक्शन होंगे वो सारे डॉलर US के हैं, तो उनके सारे डॉलर्स के जो डिटेल्स होते हैं या फिर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है वो बैंक्स, जो जिस बैंक से होता है वो सारे के सारे बैंक्स US में है, ठीक है। अब US वाले बैंक कभी भी चाहे तो किसी का भी अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास सारा डेटा है, उन्हीं के पास सारे अथॉरिटी है। तो जैसे ही जो बाइडन सपोज या फिर US की जो गवर्नमेंट है बोलेगी कि ओके ठीक है, इस बंदे की जो फाइनेंशियल अकाउंट है या फिर जो भी इसके एसेट है उसको फ्रीज़ कर दो। जैसे कि अभी हमने देखा UNSC 1267 में, तो साजिद मीर जो है सपोज पे अगर बैन लग जाए और UNSC अगर ठप्पा लगा दे कि चलो ठीक है इसको बैन करते हैं, इसके ऊपर सैंक्शन लगाते हैं, अब US क्या कह देगी कि ठीक है, वो US को बोलेगी कि UNSC कि भाई अब इस पे बैन लगाओ, तो USC जो US है सॉरी, वो अपने बैंक्स को बोलेंगे कि हाँ इसके जो एसेट्स हैं जो डॉलर में डील कर रहे हैं उस सबको फ्रीज़ कर दो और इसको कोई पैसा मत देना और ये आर्म्स भी नहीं खरीद पाएगा। तो इस तरीके से काम करता है। इससे बचने के लिए रशिया ने क्या किया कि रशिया, आप सबको पता है कि इंडिया का एलाई है और इंडिया भी रशिया का एलाई है, तो इस केस में रशिया ने बोला इंडिया को कि ठीक है आप हमसे तेल खरीदो, हम आपके साथ डायरेक्ट रुपी में डील करेंगे। अब रुपी में डील करेंगे और रशिया की तो करेंसी रबल है, ठीक है ना। तो रुपी एंड रबल में कैसे डील होगी, तो उसके लिए क्या किया, एक वोस्त्रो एंड नोस्त्रो अकाउंट होता है, मतलब एक अकाउंट बैंक अकाउंट यहाँ पे होगी इंडिया में और एक बैंक अकाउंट होगी रशिया में, ठीक है। अब इंडिया वाले बैंक अकाउंट में जैसे सपोज़ मुझे रशिया से तेल खरीदना है, तो मैंने
इस बैंक में पैसे डाले, ये रशियन बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर देगी, और रशियन बैंक की जो वहाँ पे जो करेंसी का जो रेट चल रहा है उसमें उसको रूबल में ट्रांसफ़र करके वहाँ के जो ऑयल कंपनी होगी उसको मिल जाएगा, और फिर वो मुझे तेल भेज देंगे। ये चल रहा है ये रुपी टू रूबल ट्रांजैक्शन। उसके लिए वोस्त्रो एंड नोस्त्रो अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। अभी इंडिया में जो है यूको बैंक को ये राइट मिल गया है कि वो वोस्त्रो अकाउंट खोल सके और रशिया के साथ सीधे डील कर सके, ट्रेड डील कर सके रुपी में ही, डायरेक्टली रुपी में ही, राइट। अब वोस्त्रो एंड नोस्त्रो अकाउंट जस्ट मैंने इसके लिए यहाँ पे एक डिटेल कर दिया है, जिसका मतलब होता है नोस्त्रो मतलब आर्स, वोस्त्रो मतलब योर्स, मतलब मेरा अकाउंट आपके घर में, आपके देश में, आपके अकाउंट मेरे देश में, इसका सीधा मतलब ये हुआ। फिर देखते हैं हम एवलांच मॉनिटरिंग रडार है, जो कि सिक्किम में इसको इंस्टॉल किया गया है। अब इससे इसकी ज़रूरत क्या होती है, क्योंकि जब आर्मी जो है जब हिमालय को प्रोटेक्ट कर रही होती है और हम घर में सो रहे होते हैं, तो हिमालय एक ऐसी जगह है और ऐसी आप कह सकते हैं कि वहाँ पे अक्सर ही एवलांच आते रहते हैं। एवलांच मतलब बर्फ़ का एक बड़ा सा स्लैब होगा, वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा और उसके अंदर कोई भी दब सकता है, वो नहीं बच पाएगा, वो ज़िंदा जम जाएगा, अंदर ही दब के मर जाएगा, ठीक है। उसकी एडवांस वार्निंग जो है उसके लिए हमने एक रडार लगाया है, राइट। अब इसको किसने लगाया है, तो DRDO के साथ मिल करके लगाया है DGRE ने, मतलब डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट, ये लगा रही हैं कहाँ पे, सिक्किम में, ठीक है, नॉर्थ सिक्किम में। और DGRE जो है यही इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस, मतलब हिमालय पे जो एवलांच मॉनिटरिंग रडार है वो यही मॉनिटर करते हैं, DGRE, ठीक है। और ये आर्मी के साथ काम करते हैं, आर्मी के लिए काम करते हैं। तो ये हमने देखा। ओके, विद दिस ये हमारा थर्ड वीडियो जो है, थर्ड वीक का थर्ड वीडियो जो है वो ओवर होता है। एंड आई होप कि आप लोगों के ये लिए यूज़फुल हो रहा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।